बदल जाएगा। योग से अपनी प्रीति लगा ले सखा, योग से तेरा जीवन बदल जाएगा। यम नियम तेरे मन में समाने लगा, संधि वेला में आसन लगाने लगा। यम नियम तेरे मन में समाने लगा, संधि वेला में आसन लगाने लगा। कर ले आसन प्राणायाम व्यायाम तू, तेरा जीवन बदलता चला जाएगा। योग से अपनी प्रीति लगा ले सखा, योग से तेरा जीवन बदल जाएगा। आसनों से बनेगा निरोगी ये तन, प्राणायामों से हो जाए पावन ये मन। आसनों से बनेगा निरोगी ये तन, प्राणायामों से हो जाए पावन ये मन। योगी बन प्यारे तुझको जो सुख चाहिए, तेरा जीवन कमल जैसा खिल जाएगा। योग से अपनी प्रीति लगा ले सखा, योग से तेरा जीवन बदल जाएगा। लिखा वेदों में ईश्वर निराकार है, योग ईश्वर की भक्ति का आधार है। लिखा वेदों में ईश्वर निराकार है, योग ईश्वर की भक्ति का आधार है। योग कर ले अरे भोले भाले जना, वरना ऐसा ये जीवन न मिल पाएगा। योग से अपनी प्रीति लगा ले सखा, योग से तेरा जीवन बदल जाएगा। ध्यान करना प्रभु का सरल हो गया, ओम था ओम है ओममय हो गया। ध्यान करना प्रभु का सरल हो गया, ओम था ओम है ओममय हो गया। ऐसा अभ्यास करके तू योगी बना, ईश्वर तुझको समाधि में मिल जाएगा। योग से अपनी प्रीति लगा ले सखा, योग से तेरा जीवन बदल जाएगा। योग से तेरा जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। बहुत अच्छा भजन, योग गीत आपने जाना कि कैसे योग से जीवन बदल जाता है। तो हम सब जो रेगुलर अपनाएंगे, ये यही संदेश है इस योग गीत में। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्री वेद प्रकाश राठी जी हैं। श्री राठी जी भारतीय योग संस्थान के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी के सीनियर मेंबर हैं और अपना पूरा समय
भारतीय योग संस्थान का हेड ऑफिस जो मेन ऑफिस है रोहिणी में, वहाँ अपना पूरा समय देते हैं, पूरा समाज सेवा करते हैं, मानव कल्याण करते हैं। और जो भी वहाँ पे मरीज आते हैं, रोज मरीजों को देखते हैं और इन्होंने सैकड़े मरीज ठीक करे हैं। इनका समय वहाँ पे जो भी कोई अभी भी आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, वो योग द्वारा और भोजन की डाइट को चेंज करने के से द्वारा अपने आप को सभी को स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रकार राठी जी से अनुरोध करूंगा कि आगे का प्रोग्राम लें। राठी जी। सभी बहनों को और भाइयों को मेरा प्रणाम। पहले तो थोड़ी सी सुधार कर दूं कटोदिया जी, आपने अभी सूक्ष्म क्रियाएं की। देखो, शिक्षक का जो खासकर नए साधक होते हैं उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप देखोगे कि जो मेरी रीढ़ के अंदर जो समस्याएं आती हैं, और दो ही जगह आती हैं, 7 वर्टेब्रा हमारे ऊपर सर्वाइकल के हैं और 5 नीचे लंबर रीजन में, लोअर बैक में जो पेन आते हैं। अगर आप देखो तो वर्टब क्या है, मतलब जो हमारे 26 वर्टब रीढ़ के अंदर हैं वो एक के ऊपर एक यूं रखे हुए हैं, लूज है, और इनके मध्य से नसें निकलती हैं। अब कोई ना कोई नस और कोई ना कोई इसके अंदर डिस्क्स हैं, यानी कार्टिलेज हैं, एक, ताकि ये आपस में टकराए ना। हम अधिकतर आगे की ओर यूं झुकते हैं, तो तकरीबन ये जो कार्टिलेज का हिस्सा आगे की ओर झुकने वाला, ये कई बार घिस जाता है। अब ये चीजें अपने आप होती रहती हैं। किसी भी जो नर्व अंदर से आ रही है तो उस नर्व को दबाने लग जाता है, लेकिन ये नहीं पता अब कि कार्टिलेज का कौन सा हिस्सा घिसा है। आप समझोगे जरा बात को। आप स्वतः जो भी हिस्सा है, लेकिन जो सर्वाइकल का जो मेन कारण है वो इसी के कारण होता है कि ये नस जो मतलब उस कार्टिलेज के नीचे जो दब जाती है तो आदमी को चक्कर आते हैं, सुनपन हो जाता है, झरन झरन होती है, वो परेशान हो जाता है। अभी काफी रिसर्च के बाद 3 बातें हुई हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने तो ये अब किया है। हम भारतीय योग संस्थान में तो मैं इसको 5 साल से 6 साल से अनुभव कर रहा हूँ कि जब हमें ये पता ही नहीं कि मतलब हमें आगे करने से ठीक हो रहा है या पीछे करने से हो रहा है या साइड में जाने से हो रहा है, ये जो जिसको सर्वाइकल है वो खुद अनुभव करेगा। हाँ, आप इतना कह दो शिक्षक होने के नाते कि जिनको सर्वाइकल है वो जरा धीरे करें, अपना अनुभव करें। मैं कह रहा हूं कि आगे झुकने से भी मतलब सर्वाइकल ठीक होता है, इतना झुकना कोई गलत नहीं है। लेकिन जैसे सूर्य नमस्कार में हम नीचे झुकते हैं, या जैसे पश्चिमोत्तान आसन में हम अपना माथा नीचे की ओर झुक के लगाते हैं, उसमें थोड़ी सी आप जरूर सावधानी करें। लेकिन शब्दों से जिसको, जो आपके पास साधक आया है, शायद वो सर्वाइकल से ही परेशान हो इसलिए कक्षा में आया है, तो एक भय पैदा हो जाता है कि मतलब मैं आगे झुकूं, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। नहीं, वो हमेशा झुकेगा ही नहीं कभी भी। आप उसे बोलो जरा धीरे करे। मतलब जैसे 10-15 दिन के बाद जब शरीर में लोच आ जाती है, जब शरीर में लचीलापन आ जाता है, तो वो धीरे-धीरे आगे की ओर झुकना शुरू करे। उसको आराम आएगा, वो खुद देखे, उसको भी एक अनुभव हो जाता है ना। अगर उसका आगे झुकना, कितने तक झुकना ठीक है देखे, उसकी सर्वाइकल ठीक हो जाएगी। उस लोअर बैक के मतलब जो सुनपन आता है पैरों में, हाथों में, तो जरा ऐसे ना कह के कि वो ना करें, ऐसे कहें कि वो अपनी थोड़ा सा सावधानी से करें आरंभ में, धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाते हैं। सर्वाइकल कोई रोग नहीं है, ये एक कंडीशन है। रीढ़ के जितने भी दोष हैं वो एक कंडीशन है, वो एक परिस्थिति है। वो परिस्थिति चली जाएगी, इनकी कोई मेडिसिन नहीं है, ना सर्वाइकल की है, ना लोअर बैक के पेन की है। लेकिन योग में वो स्वतः ठीक हो जाती है। आप देखोगे आसनों से ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे आप करते रहो, लेकिन डरो ना। ये ना डरो कि वो आगे की ओर झुक जाओगे तो कोई मतलब वो नहीं होएगा। कोई ये मत सोचो कि उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होएगा। चलो, ये मैंने ऐसा अनुभव किया था, मैंने आपके साथ
ये शेयर किया। आज बात करेंगे कोरोना। आप देख रहे हैं तकरीबन 1.5 साल से, यानी पिछले मार्च से हम सब कोरोना के से पूरी तरह भली भांति परिचित हैं। कोरोना एक वायरस है और ये वैसे तो फैमिली है सार्स वायरसेस की। सार्स मतलब SARS, यानी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ये पहले, बहुत पहले की बात है, जब ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत नया है ये वायरस। साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को पता था कि ये वायरस है, लेकिन ये मिडल ईस्ट में ऊंट में, बकरियों में, भेड़ों में, वहां पर ये पाया गया था 2007-8 के आसपास। लेकिन ये आदमियों में नहीं था। आदमियों में पहली बार इसको युहान, चीन में देखा गया नवंबर 2019 में। और इसका नाम जब आदमियों में ये देखा और इतनी तेजी से फैलता देखा कि बहुत ही फास्ट इसकी स्पीड थी, लेकिन चीन ने शायद उस बात को छुपाए रखा, विश्व के सामने उसको इतनी अच्छी तरह से नहीं आने दिया। अपने देश में ये मार्च में शुरू हुआ। वैसे जनवरी में पहले केस नोट किए गए थे, जनवरी 2020 में। कोई 3 स्टूडेंट यूहान से ही आए थे, चाइना से, केरल के थे। तो इस कोस्टल एरिया के अंदर, केरल और से लेकर और मतलब महाराष्ट्र तक जो लिंक्ड एरिया था, इस एरिया के अंदर ये बहुत तेजी से एकदम फैल गया। वो पहली वेव थी और धीरे धीरे ये जून जुलाई के पास तो बढ़ता ही चला गया। लेकिन ये धीरे धीरे सरकार ने काफी मुशक्कत की, डॉक्टरों ने, जो कोविड वॉरियर्स थे, उन लोगों ने आगे बढ़ के इसका सामना किया और पहली वेव को बड़ी सफलतापूर्वक हमने अपने देश में कंट्रोल किया। सितंबर के मिडल तक तकरीबन मतलब इसको ऐसा हो गया जैसे देश ने इसको जीत लिया। और ये तकरीबन मतलब खत्म सा ही नजर आने लगा कि अब तो इसका वो जो प्रकोप था वो बहुत ही धीमा पड़ गया। लेकिन इसने फिर मुंह उठाना शुरू कर दिया दिसंबर के आसपास, और धीरे धीरे मार्च में मतलब इसको सरकार को थोड़ी सी चेतना हुई कि भाई ये तो काफी आता जा रहा है। और बढ़ते बढ़ते, यानी कि दूसरी वेव मार्च में महसूस की गई कि ये तो अब फैलेगा, चेतावनियां दी गई सरकारों को। और लेकिन मिडल ऑफ अप्रैल में तो इसने कहर ढाना शुरू कर दिया। दूसरी वेव इतनी अग्रेसिव थी। इसके क्या कारण थे कि इसके जो वेरिएंट थे, जो इसके वेरिएंट क्या होता है, जैसे एक पिता के कई पुत्र हैं। जो भारत में जो वेरिएंट आया वो बहुत ही एग्रेसिव था ये वेरिएंट इसको। और दिल्ली वाला तो बहुत ही सबसे, आज भी WHO के लिए वो मतलब एक क्वेश्चन मार्क है। जो दिल्ली में जो कहर ढहा है वो बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है कोविड-19 का। दोस्तों, आपने देखा होगा इस दौरान सभी ने अपने आसपास में, इसमें ज्यादा नहीं बात कर रहा, आपने देखा होगा किसी ना किसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को, परिवार के सदस्य को वो जरूर कोरोना की चपेट में आया है। आपने ऐसा महसूस किया होगा। इनमें से कुछ लोग तो घर पर ही ठीक हो गए, ज्यादातर लोग घर पर ठीक हुए। अब जरा समझोगे इस बात को। कुछ अस्पताल में जाकर ठीक हुए और कुछ अभागे ठीक ही नहीं हो पाए। ज्यादा परसेंटेज जो सबसे ज्यादा ठीक हुए वो घर पर ही हुए हैं। जो सावधान हुए, जिन्होंने घर पर ही मतलब इसको अपनी सावधानियों से, कोविड का जो हमारे दिशा निर्देश थे उनका पालन करते हुए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए
घर पर जो लोग रहे वो तकरीबन उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, और बहुत वो बाद में भी कोविड मतलब कोरोना के बाद भी उनको जो थे ना ज्यादा परेशानी नहीं हुई, जो घर पर ठीक हुए। जो हॉस्पिटल गए उनके आफ्टर इफेक्ट भी बहुत तगड़े हुए, और हॉस्पिटल में भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसे झेलना पड़ा। बहुत ही उनकी दिशा आज भी मतलब चिंताजनक है। वो पूरी तरह अभी भी ठीक नहीं हो पाए हैं। इन्हीं बातों पे करेंगे। ऐसा मंजर पैदा हो गया था, मतलब तकरीबन 20 अप्रैल से लेकर और 20 मई के मध्य तक। मई मई में तकरीबन ये 1 महीना तो ऐसा दुखदाई मंजर जीवन में कभी शायद ईश्वर किसी को दोबारा देखने को ना दे, क्योंकि मतलब ज्यादा नेगेटिव बात हो जाती है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा उसका जिक्र नहीं करना चाहता। आपने देखा होगा कि जो ठीक हुए, किसी भी बीमारी का सामना करने के लिए हमारे शरीर में एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है, जिसके पास जितनी स्ट्रांग है, यानी जो इम्यूनिटी है हमारी, वो उतना ही सफलता से अपने शरीर के रोगों से लड़ पाता है। कितने ही कीटाणु, विषाणु, जीवाणु शरीर पर प्रतिदिन इस वातावरण में हमला करते हैं, लेकिन साथियों, जितनी भी मतलब जिसके पास भी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो इसको सफलतापूर्वक जीत लेता है। अभी और कोरोना पे जिक्र करेंगे और इसके बारे में भी धीरे-धीरे समझेंगे। ये आज आप देख रहे होंगे मार्केट में एक भ्रम और पैदा हो गया है, एक मार्केटिंग और समाज में आ गई है। आज आप देखोगे कि कितनी ही इस प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए बाजारों में कितने उत्पाद आ गए हैं, कितने प्रोडक्ट्स आ गए हैं। सभी कुछ आटे, ब्रेड, काढ़े, शहद, मतलब च्यवनप्राश, हॉर्लिक्स, सभी कुछ तो इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब एक शब्द लगा दिया, क्या ऐसे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? आप डब्ल्यूएचओ ने साफ मना किया कि नहीं बढ़ेगी। साइंटिस्ट ने मना किया है, डॉक्टर्स ने मना किया है कि ये नहीं, ये होक्स है। होक्स मतलब छलावा, कि ये छलावा है सब, अपना प्रोडक्ट, अपना माल बेच रहे हैं। अब जरा करेंगे कौन? चलो बीच में एक-एक हल्के थोड़े आसन करेंगे, बात ज्यादा करेंगे ताकि हम समझें। एक आसन करेंगे, आपने अभी सूक्ष्म क्रियाएं की थी, आप अपने आसन पर खड़े हो जाएं। भारतीय योग संस्थान हेलो, सॉरी बीच में एक फोन आ गया था ये। अब मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी, आ रही है भाई। अभी योग संस्थान पहले खड़े होकर देखो, ये शरीर कुछ प्रणालियों का एक समूह है, हर प्रणाली के साथ कुछ अंग उसके साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। हम सबसे पहले योग संस्थान में, लेकिन ये 54-55 साल के अंदर आम साधक को एक सार्थक जीवन जीने के लिए सबसे सुंदर पद्धति भारतीय योग संस्थान की है। पहले हम खड़े होकर जो अंग हैं, जो हमारी जो जो स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इनको टोन्ड अप करने के लिए आप करेंगे। इसमें आपने आसनों में एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग हो, क्योंकि आज साइंस ये बात कहने लगी है, अगर एक बार भी जिस मांसपेशी का खिंचाव हो जाता है 15 सेकंड के लिए, उस मांसपेशी के अंदर कोई भी लैक्टिक एसिड नहीं बचता। तो फिर फोन आ गया। हाँ जी, मेरा प्रोग्राम चल रहा है कि ये प्रोग्राम ले रहा हूं मैं योग का। सर मैं प्रोग्राम ले रहा हूं, आप बाद में कर लेना। भैया क्या बताएं।
हेलो, अब मैं आपसे जुड़ गया हूं ना। हेलो। हाँ जी, जुड़ गए हैं जी आप सर। करेंगे अर्धचंद्र आसन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा फेफड़ों का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके पास जितना प्राण शक्ति होती है, जितनी ऑक्सीजन समाने की ताकत आती है, इस पे बात करेंगे उतनी। और फेफड़े जो है वो बिना किसी मांसपेशी के हैं। उस फेफड़ों के अंदर मेरी ये रिब्स हैं, 12 इधर 12 इधर, और पीछे रीढ़ से मिल जाती हैं। अगर इनके बीच में मांसपेशियां हैं, जितनी मतलब ये मांसपेशियों के अंदर स्ट्रेचिंग यूं होगी, आपकी ताकत श्वास लेने की या फेफड़े को फैलने की उतनी ज्यादा स्पेस आप क्रिएट कर पाएंगे, और उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आप समा पाएंगे, और उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप अपने शरीर से बाहर निकाल पाएंगे। बहुत ही सुंदर आसन है, लेकिन आपको तरीका समझना पड़ेगा। जरा धीरे धीरे दोनों श्वास, और गोयल जी को दिखाओ ना आप। हाँ ठीक है। धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर उठाएंगे, धीरे उठाएंगे। जितना धीरे उठाएंगे उतना लाभान्वित होंगे। दोनों हथेलियां मिला लें और ऊपर की ओर रिब्स को खींच दें। ये रिब्स खींचें, आपको रिब्स को खींचना है अपनियों को। हाथ उठाना मकसद नहीं है, रिब्स खींचना मकसद है। अब श्वास भरते हुए दाईं ओर बेंड करेंगे, हल्का सा बेंड करेंगे, और ऊपर के वाले हाथ को ऊपर वाले हाथ को खींच कर रखेंगे। खींच कर रखें, श्वास भरकर रुकें या श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेकिन आप रुकेंगे जरूर। अच्छा होगा कि आप श्वास भरकर रुकें। खींच लें ऊपर। अब जब आपने दाईं ओर जब बेंड किया है, बाईं ओर का फेफड़ा खिंच गया है, बाईं ओर से स्प्लीन खिंच गया है, पाचन के अंग खिंच गए हैं, डायाफ्राम खिंच गया है। धीरे धीरे वापस। अब दूसरी ओर करेंगे, श्वास भरते हुए बाईं ओर। कितना सरल और कितना प्रभावी। अब दोनों हाथों को ऊपर खींचना है, झुकने पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, खींचने पे ध्यान देंगे। अब अब हम दूसरी ओर के फेफड़े को, दाएं फेफड़े को खींच रहे हैं। आपकी सब कोस्टल मांसपेशियां, आपके स्टेनम की मांसपेशियां, आपके डायाफ्राम की मांसपेशियां, सब पर एक खिंचाव बना हुआ है। आपके फेफड़े हेल्दी हो जाते हैं। 15 सेकंड इस खिंचाव को बनाए रखें। पीछे की ओर नहीं, साइड में झुकना है। पीछे अधिक नहीं, साइड में झुकेंगे तो फेफड़ा खींचेगा। उसके अंदर लिम्फ नोड्स हैं, वो सारे खिंच जाएंगे। धीरे धीरे वापस। तरीके को समझते जाएं। दाएं बाएं से हाथ वापस। अपने आसन पर बैठ जाएं, विश्राम की स्थिति। कोविड यानी जो कोरोना वायरस है, ये अधिकतर ऑक्सीजन की तरफ आता है। देखिए महेश, यानी मेरे नोस्ट्रिल के अंदर अगर आपको मतलब कोविड आएगा, पहले सीधा ही फेफड़े के अंदर नहीं जाता। तकरीबन 3 से 5 दिन तक आपके नाक और गले के अंदर रहता है। अगर आपने यहीं पर उसको अधमरा कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया, आपको वो आगे बढ़ने की उसकी ताकत कम कर लोगे। आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा यहां संघर्ष कर रही है उसके साथ, आपको उसका सपोर्ट करना है। आपको पहले ही दिन वो नहीं आना, असल में तो वो आएगा ही नहीं। आ भी गया तो उसका प्रभाव बहुत हल्का होगा। आप गरारे करें, आप भांप लें, प्रतिदिन गरारे करें सब।
नमक डालकर हल्के गुनगुने पानी से प्रतिदिन सुबह और शाम हर एक परिवार को, मेरा परिवार भी करता है, प्रतिदिन, चाहे कोरोना जाए और चाहे कोरोना स्टे करे, चाहे कोरोना का अटैक आए, चाहे ना आए, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि अभी ये मत सोच लेना कि कोरोना गया, अब धीमा पड़ गया है ना, तो बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि चला गया। नहीं, ऐसा मत सोचो। अभी आप उतने ही सावधान रहो जितने मई में या अप्रैल में हम हो गए थे। अपने परिवार के लिए आप अनिवार्य रूप से कर दोगे कि सब नमक के पानी के सुबह और शाम दोनों टाइम गरारे करेंगे। एक टाइम तो कंपल्सरीली। हाँ, भाप लेने का काम दिन में 1 बार करो, क्योंकि अभी डॉक्टरों ने हमें बताया था, क्योंकि देखो जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, ये आप देखोगे इसका काम श्वास लेना ही नहीं है। ये 3 काम करता है कि ये छानता है, नाक में मतलब बाल हैं, म्यूकस है, वो छानने के तक काम आता है। जितने भी मतलब कीटाणु, विषाणु, जीवाणु अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, तो वो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। कुछ म्यूकस, कुछ बाल। दूसरा, जो वायु ठंडी आ गई है, तो उसे ये नाक गरम करेगा, इसमें सेंसर्स हैं। जो वायु अधिक गर्म आ गई, उसको तो ये ठंडी करने का प्रयास करेगा, ताकि बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा फेफड़ों को डैमेज ना करे। क्योंकि कुछ लोगों ने 6-6 बार भाँप लिए हैं, तो डैमेज किए हैं फेफड़े, ये डॉक्टरों के अनुभव से प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है दिन में 1 बार, अगर कोरोना हो गया है, तब आप 2-3 बार कर लो, लेकिन प्रतिदिन 1 बार भाँप लेना बहुत है आपके लिए। ताकि मेरे सेंसर्स जो हैं, मेरा जो, ये ना हो कि मैं अंगों को ही डैमेज करने लग जाऊँ अपने अधिकता से, क्योंकि ऐसा हुआ है, अनुभव हुआ है। आप जब ये प्रयास करोगे, आपको पहले ही दिन डॉक्टर के पास नहीं जाना। आपको घर पे रहकर मान लिया हो गया है, तो आपको कुछ लक्षण आपको सख्त दिखने लग जाएँगे। लक्षण क्या होते हैं वो? मतलब आपको पहले पता चल जाएगा, ये बहुत ही माइल्ड से लक्षण आपको दिखने लग जाएँगे। अगर आपका कोरोना का वायरस आया है, तो वो आपको लक्षण क्या हैं? मतलब जो पहले लक्षण हैं, वो आपको लगेंगे, आपको हल्का-हल्का बुखार हो जाएगा, आपको सूखी खाँसी होने लग जाएगी। ये बिल्कुल आम लक्षण है, पर घबराओगे नहीं उससे। और तीसरा, आपके थकान महसूस होने लगेगी। आप जैसे थक गया हूँ भई, मेरे मतलब एनर्जी की थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगने लग जाएगा। आप पानी की मात्रा बढ़ा दो, आप अपने खान-पान को धीमा कर लो, आप अपने आप को धीरे-धीरे आइसोलेट कर लो, क्योंकि इसको, कोरोना जो है ना, वो मतलब धीरे-धीरे अपने पैर फैलाएगा। एक आसन और कर लेते हैं, क्योंकि समय भी बहुत पाबंदी है उसकी भी। एक आसन करेंगे कोणासन, बहुत बढ़िया आसन है। आप इसके विधान को भी समझेंगे। दोनों पाँव मिला लें। दोनों हाथों का पीछे एडजस्ट कर लें, फासला अपने कंधों के बराबर कर लें। पंजे आगे की ओर तने हुए, खिंचे हुए। श्वास भरते हुए नितंब हिप्स को ऊपर उठा लो। गर्दन को इतना लटकाओ जितने आपके कंधे हैं, ना कम ना ज्यादा। आपके पाँव के पंजे प्रयास करो कि पृथ्वी का स्पर्श करने लग जाएं, और थोड़ी देर रुकने का, हर जगह रुकना जरूर है। जिन अंगों पर मैं प्रभाव डाल रहा हूं, ताकि उन अंगों पर प्रभाव, आप खुद देखो, आपके फेफड़े कुछ खींचे हैं, आपके कॉलर बोन पे प्रभाव आया है, आपके कंधों पर प्रभाव आया है, आपके स्टेनम की खिंच गए हैं, आपके डायाफ्राम खिंचा है, पेट खिंचा है, जंघाएं खिंची हैं, सारा शरीर खिंच गया है। उस पर एक लोड ट्रांसफर हो रहा है, सब मांसपेशियों पर एक लोड ट्रांसफर हो रहा है, जो कि आज साइंस दूसरी आवश्यकता कह रही है कि ये हर एक आसन के अंदर इन चीजों का होना, हमारे अंदर तो वैसे ही समाहित है आसनों के अंदर। इतने साइंटिफिक बनाए हैं हमारे योग गुरुओं ने कि बहुत ही, रुकोगे और ये स्टेमिना बनाओ अपना, ये इम्यूनिटी है। ये इम्यूनिटी को आप चार्ज कर रहे हो अंदर। धीरे धीरे वापस अपनी नाभि को देखते हुए धीरे धीरे वापस आ जाओ।
विश्राम। दोनों हाथ दाईं ओर रखो, वज्रासन में विश्राम करो। आगे चलते हैं। जब देखो, डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि कोविड के 14 डेज हैं, 7 दिन पहले, 7 दिन दूसरे, पहले 7 दिन आप घर में क्वारंटाइन रहकर इस बीमारी से लड़ने का प्रयास करोगे तो आप जीत जाओगे। लेकिन अगर ये बीमारी आपको अब ये नहीं पता कि सीवियरिटी कितनी है उस अटैक की जो आप पर हुआ है। अगर वो अटैक ज्यादा है तो आपको मतलब ऐसा लगने लगे कि मतलब मेरे जैसे चटके बनने लगे कहीं शरीर पर, या दस्त लगने लगे, या जैसे स्वाद खत्म होने लगा, तो आप डॉक्टर जो घर पे डॉक्टर है, आप उसकी मेडिसिन लेना शुरू करो। जो घर पे ही जो आपको ठीक कर दे ऐसी मेडिसिन, और कोशिश करो कि यहाँ पर ही आप उसको जीत पाओ। अपने आप को क्वारंटाइन कर लो। आप आरटीपीसीआर का अपना टेस्ट कराओ, क्योंकि एक ही टेस्ट इसका मतलब हमें बताएगा कि उसकी सिवियरिटी। ऐसा होता, ये टेस्ट क्या है जरा इसको भी समझ लो। जो कोरोना वायरस है, इसका आरएनए है ये, और हमारा शरीर डीएनए है। जो वायरस है इसको पहले कन्वर्ट करते हैं डीएनए के अंदर, और इसमें जैसे जूस निकालते हैं ना, जैसे किसी फल से, तो मशीन को बार बार घुमाते हैं। अगर मान लिया आपने कोई सख्त चीज का जूस निकालना है, गाजर का जूस हाथ से निकालना है तो आपको ज्यादा घुमाने पड़ेगी, और संतरे का निकालना है तो आपको कम जोर लगा के घुमानी पड़ेगी। जो आरटीपीसीआर है वो भी रिप्लिकेशन है। उसे बार बार 35 बार, जो मतलब हमारी मेडिकल एसोसिएशन है उसने 35 बार इसको निर्धारित किया है, जो प्रोटोकॉल है 35 बार उसे घुमाया जाता है। अगर 35 बार में भी आपकी उसमें वायरस का लोड नहीं मिला तो आपको समझ लिया जाता है कि आप नेगेटिव हैं। और अगर वो मिलना लग जाए, मान लिया कुछ को तो 10 में ही मिल जाएगा, 10 बार घुमाने से ही पता चल जाएगा, कुछ को 7-8 में। जितना जल्दी मिलेगा इसका मतलब उसका लोड आप पर उतना अधिक है। वो डॉक्टर को पता है आपको उतना अधिक लोड है, तो आपको डॉक्टर की सलाह से चलना है फिर कि लोड कितना है, मतलब वायरस का लोड बॉडी पर कितना आ गया। तो ये आरटीपीसीआर का टेस्ट आपको बता देता है। माइल्ड है, आपको मतलब उस पे नंबर लिखा होता है, 17-18 है तो माइल्ड है, 25 से ऊपर है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना आपको हॉस्पिटलाइजेशन। डॉक्टर बता देता है उसको टेस्ट को देख के कि आपको किस चीज की कैसी आवश्यकता है। और अगर ये लोड ज्यादा है, आपका बॉडी पे कोरोना वायरस का अटैक का लोड ज्यादा है, तब सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जाएगा। तो आप ऑक्सीमीटर रखो अपने घर पे, अपना सैचुरेशन देखते रहे लेवल उसका। 90 से नीचे जाए तो चिंता करो, 90 तक मतलब आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 90 से नीचे जाओगे तो मतलब आपको डॉक्टर की शरणागत होना है और उसकी सलाह से चलना है। लेकिन 90 से ऊपर रखोगे, अगर जो साधक हैं वो चिंता ना करें, वो 90 से ऊपर ही रहेंगे। आप हल्के आसन शुरू कर दें, आलसी ना बने, आइसोलेट कर लें, हर प्रोटोकॉल को निभाते चलें, अपने को अलग थलग जरूर कर लें, लेकिन हर एक आसन अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करते रहें। दिन में 2 बार करें, सुबह करें, शाम करें, लेकिन हल्के। शरीर को थकाना नहीं, श्वास को फूलने नहीं देना। आप हल्के हल्के आसन करें, हल्के हल्के प्राणायाम करें, वो बताऊंगा मैं अभी कैसे करना है। अभी एक आसन और कर लेते हैं, करेंगे उष्ट्रासन। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं, घुटने कंधों के बराबर खोल लें,
दोनों हाथ कमर पर ले आए, अंगूठे रीढ़ पर मिला लें। अब धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड करें। जो नए साधक हैं वो हाथों को नीचे नहीं लाएंगे। जो साधक पुराने हैं, अनुभव हो चुका है जिनको, वो दोनों हाथ पांव के एड़ियों पर, पंजों पर ले आए। जंघाओं को आगे की ओर खींच लें। श्वास अधिक से अधिक भरें। अब फुल कैपेसिटी है आपकी ऑक्सीजन लेने की। बैल के समान फेफड़े हैं, बैल से ज्यादा ऑक्सीजन कोई नहीं ले पाता। आप पूरा श्वास भरें, लंबा भरें, लंबा निकालें, अधिकतर रोकने का प्रयास करें। वही कहानी, वही बात, आपके सारी रिब्स खिंची हैं, उनके मध्य में जो कोस्टल मसल्स हैं वो सारी खिंची हैं, स्टेनोम की सारी मसल्स खिंची हैं, डायाफ्राम की सारी मसल खिंची हैं। कितनी सुंदर स्थिति है। रीढ़ पे जो है उन पे एक विपरीत प्रभाव पड़ा हुआ है। रीढ़ हमेशा आगे झुकती है, ये पीछे की ओर आपने बेंड करके फेफड़ों को खींच दिया है। ऑक्सीजन बढ़ गई है मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकाल पाओगे। रुको, अपनी क्षमता रुकने की बढ़ाओ। धीरे धीरे वापस। अपने यहीं से पेट के बल पेट पर लेट जाए। शिथिल आसन, दाईं ओर। शरीर को ढीला रखें, आनंद लें। आपका काम हो रहा है। एक फेफड़ा आपने दबा रखा है, एक की क्षमता बढ़ गई है। अभी डॉक्टरों को आपने देखा होगा कि वो प्रोन पोजीशन की बातें करते हैं। हम तो प्रोन पोजीशन डेली करते हैं ना। जितने भी पेट के बल पर लेट के करने वाले आसन है, क्योंकि फेफड़े का अधिकतर भाग कमर की ओर है, आगे सीने की ओर, छाती की ओर नहीं है। जो पीछे हमारे जो स्टेनम है, इनके नीचे के भाग में ज्यादा है। आप जब ऐसे करते हैं तो आपकी क्षमता डिफरेंटली बढ़ जाती है। लंबे श्वास लेंगे, लंबे श्वास छोड़ेंगे और आनंद लेंगे। ईश्वर का सिमरण करते रहें, साथ साथ अपने शरीर को निहारते रहें, साथ साथ किसी प्रकार के तनाव से मुक्त होने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर क्रिया जो आप कर रहे हैं। जैसे ही आप पृथ्वी पर यूं लेटते हैं तो उसकी चुंबकीय शक्ति आपके लोह तत्व से मिलकर शरीर के अंदर तनाव को हरने की ताकत आपको दे रही है। कितनी बड़ा काम हो रहा है आपका। लंबे श्वास भरें, लंबे श्वास छोड़ें। अब थोड़ी सी बात करेंगे, हमें किस प्रकार से इम्यूनिटी की जो बात करी। साथियों, इम्यूनिटी क्या है? किसी एक अंग का काम नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाना। इस शरीर की सब प्रणालियां मिलकर इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। अब भारत में ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर मान लो बाहर के विदेशी ने हमला कर दिया तो यहाँ वायुसेना भी काम करेगी, यहाँ जो नौसेना है वो भी काम करेगी, और जो पैदल सेना है वो भी काम करेगी, और सारा देश उस पे लग जाएगा उस हमले को रोकने के लिए। इसी प्रकार मेरी इम्यूनिटी। यहाँ जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसके भी मतलब अलग अलग 6 तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में हैं। कोई हमलावर हैं जो हमला करते हैं, कोई रक्षक हैं जो रक्षक का काम करते हैं। बहुत बड़ा युद्ध होता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है किसी वायरस को किल करने में। हमारे इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन है बॉडी के, वो स्पेशल हैं। आईजीए, आईजीजी, मतलब बहुत स्पेशल इम्यूनोग्लोबुलिन है बॉडी में, जो उसको किल करने के लिए सक्षम है, जो इन कोशिकाओं के साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। लेकिन अगर मान लिया छावनी एक जगह नहीं है, ये अगर ऐसा तो नहीं है ना भाई अंबाले में ही छावनी है, एक जगह आगरा में भी है भाई, ये तो मतलब कश्मीर में भी है, ये तो कन्याकुमारी में भी है, क्योंकि पता नहीं हमला कहां से आ जाए। अटैक ऐसे ही मेरी शरीर की इम्यूनिटी, मेरी जो जो शरीर की
जो मेरी इम्यूनिटी है वो कोशिकाओं मेरे जहां पे भी लिम्फ नोड्स के माध्यम से भागती हुई स्पीड से गति से काम करती है, सारी एक हो जाती है। उस जितना हमला शिविर होगा उतनी ही एकता बढ़ती जाएगी। ईश्वर ने ये अनोखी ताकत आपको दी हुई है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो जाता है। आपको क्या करना है? ये तो नेचुरल है, ये तो ईश्वर की दी हुई ताकत है। आपको इस ताकत को चुस्त और दुस्त रखना है, क्योंकि जो सेना सुस्त होगी, जो सेना मौके के ऊपर हमला ठीक टाइम पे हमले को नहीं संभालेगी, तो वो लेट हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। यही हाल हमारा है। भारतीय योग संस्थान की ये कक्षाएं इसके लिए हर तरह से सक्षम है। ये 1 घंटा आपको जीवनदायिनी है, आपकी इस ताकत को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि इम्यूनिटी अभी कह देते हैं 3 तरह के बहुत ज्यादा उत्पाद आए हैं कि जिंक खाओ, लेकिन जो ट्रेस मिनरल्स हैं अब उनके जिंक के क्या दोष निकले? जिंक के दोष भी आए दोस्तों। जिंक के दोस्त क्या आए कि उससे क्लॉटिंग होने लगी ब्लड में। जितनी मात्रा बढ़ाओगे आयरन, देखो ये शरीर परफेक्शन से चलता है। अगर शरीर के अंदर आपने अपनी आयरन की मात्रा ज्यादा कर दी, आप ब्लड प्रेशर को ही ले लो, शुगर को ले लो, एक निश्चित मात्रा में है सब कुछ यहाँ। आयरन आपका निश्चित मात्रा में है। आपके अंदर मतलब मैग्नीशियम है, ये इनको ट्रेस मिनरल बोलते हैं। देखो ये सारे के सारे एक निश्चित मात्रा में, उस मात्रा से ज्यों ही बढ़ेंगे आपके शरीर को नुकसान देना शुरू कर देंगे। एक और बात समझो, जो ईश्वरीय फूड है, जो मुझे पौधों से मिला, जो मुझे वनस्पति से मिला, आपको उसमें भी ट्रेस मिनरल है। आप जितने बीज वाली चीजें हैं, घर के अंदर रसोई के अंदर आपके जीरा है, भरा पड़ा है जिंक से, आप 1 चम्मच उबाल के पिया करो। ये बॉडी के लिए कंड्यूसिव है, बॉडी के लिए मतलब उसे सहर्ष उसे स्वीकार करती है। जो बाहर से आपने मतलब जो सप्लीमेंट में के माध्यम से आ रहा है, जो फूड दूसरी फैक्ट्री में कोई भी इतनी परफेक्शन से उस जीरे को नहीं, उस जिंक को नहीं बना सकता जो शरीर को चाहिए। यूं का यूं जिंक नहीं चाहिए कि वो मिनरल यूं का यूं आके मेरे में उसको मेरे अंदर वो यूं का यूं मेरे अंदर मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। उसके दुष्परिणाम तो आपको मिल रहे हैं, सबको अभी देखने को मिले हैं ना बहुत ज्यादा। विटामिन सी तो ठीक है, विटामिन सी अगर आपका एक्सेस मात्रा में, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, ये विटामिन वाटर सोल्यूबल, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो जैसे हम पानी पीते हैं पेशाब करेंगे तो वो जितनी एक्सेस मात्रा बॉडी उसे स्टोर नहीं करती, वो निकाल देगी उसको। तो ठीक है, आपने ज्यादा भी ले लिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो ट्रेस मिनरल लिए उनके तो नुकसान आ गए ना। अभी जो ये मेडिसिन आपने ली, जितनी भी मेडिसिन जो डॉक्टरों ने ली, अभी जो पोस्ट कोविड मतलब जो लोग झेल रहे हैं, अधिकतर पोस्ट कोविड में वही लोग झेल रहे हैं जिन्होंने बीच में मतलब ये जो दवाएं, जो ऐसी दवाएं ली जिन्होंने, कुछों ने स्टीरॉयड लिए, कुछों ने मतलब ब्लड थिनर्स लिए, कुछों ने मतलब जो एंटीबायोटिक्स खाए, मतलब ये कितने ही मतलब हमने खाए हैं यहाँ पर। एंटी फंगल दी गई दवाइयां, ये सब की सब बॉडी से निकालनी टॉक्सिसिटी भी पैदा करती हैं, इनके साइड इफेक्ट भी हैं। इनको भी समझेंगे अब। दोनों पांव मिला लें, एक आसन और कर लेते हैं। करेंगे धनुरासन, एक एक आसन ही करेंगे, हम पद्धति को पूरा कर रहे हैं। दोनों पांव पीछे से मोड़ लें, माथा पृथ्वी पर रखेंगे, दोनों हाथों से पांव के टखनों को पकड़ लें। श्वास निकालते हुए दोनों घुटनों को उठाएं, पहले कोशिश करेंगे। शरीर में बहुत शक्ति है, उठाएं उसे, और श्वास भरते हुए आगे से उठा लें।
श्वास भरकर रुकेंगे या लेते रहेंगे। धनुष की भांति तना हुआ शरीर, कोई ढीलापन ना हो, विश्राम में कोई तनाव ना हो शरीर में, आसन की स्थिति में कोई ढीलापन ना हो शरीर में। इन दोनों बातों पर बराबर ध्यान रखें। रुकने का अभ्यास करेंगे, आपकी इम्यूनिटी चुस्त हो जाती है। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर, दूसरी ओर। साथियों, इम्यूनिटी बढ़ती है मेरी लाइफस्टाइल से, मेरी जीवन शैली से। अगर आपकी जीवन शैली ठीक है, आपकी इम्यूनिटी ठीक है, वो चुस्त रहेगी हमेशा। वो हमेशा कोई बाहरी दुश्मन जब भी शरीर पर हमला करेगा तो वो उसका सामना करने के लिए सदैव तैयार मिलेगी। लेकिन जिसकी स्लग्गिश है, जिसकी जीवन शैली ही नहीं है, उनकी तो फिर इम्यूनिटी भी सो ही मिलेगी ना। आप योग संस्थान की इन पद्धतियों को समझोगे, दिखने में सरल हैं, लेकिन कितनी प्रभावी हैं, कितनी गुणकारी हैं, मतलब आप इनको समझोगे। मेरे जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, आपने अपने शरीर को, सारी प्रणालियों को, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा निष्कासन तंत्र, मेरा नर्वस सिस्टम, मेरा मस्कुलर सिस्टम, सारे को आपने चुस्त दुरुस्त किया। लेकिन अगर डाइट को ठीक नहीं करोगे या सुस्ती बरतोगे उसके प्रति, या मनमाने तरीकों से खाओगे, तो फिर साधक नहीं हो आप उसमें भी सुधार करने। आप अपने शरीर को समझने का प्रयास करें, नित्य प्रति प्रयास करें, क्योंकि शरीर जितना आप समझोगे, जितना उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करोगे, उतना आप उसे ठीक रख पाओगे। अभी दोनों पांव मिला लें, दाईं ओर करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं, शव आसन में विश्राम करें। एक आखिरी आसन और करेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे और बातें भी करेंगे। हाँ, थोड़ा एक प्राणायाम की बात और करूंगा मैं आपसे, वो भी मुझे याद आ गया। दोनों पांव मिला लें, करेंगे पादोत्तान आसन, विधि विधान से करेंगे और सब करेंगे, प्रयास सब करेंगे। अपनी क्षमता को, आसन की क्षमता को प्रतिदिन बढ़ाएंगे। ये नहीं कि मुझे आज ही ठीक करनी है, लेकिन उसके विधान को नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपके शरीर को पूरे लाभ प्राप्त हो जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले आएं, धीरे करेंगे, गति नहीं है आसनों में। हाथों को हाथों की ओर खींच लें, पैरों को पैरों की ओर खींच दें। हल्की सी एड़ियां आसन से उभार लें, हल्की सी उठाएंगे, हल्के से हाथ उभार लें। उभारना शब्द कह रहा हूं मैं, उठाना नहीं कह रहा हूं। अब आप खुद देखेंगे आपके मतलब सारा पेट, पेल्विस का रीजन सब खिंच गया है। अब दायां पांव, बायां हाथ धीरे धीरे उठाएंगे। जितना धीरे उठाएंगे उतना लाभ। घुटने से पैर को मुड़ने नहीं देंगे, हाथ लगाकर पैर नहीं उठाएंगे। पैर में बहुत शक्ति है, जो ही हाथ लगा दिया उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। श्वास भरकर रुकेंगे, एक डायगोनल इफेक्ट है आपके पूरे पाचन पर और निष्कासन पर। वात पित्त कफ के संतुलन सुंदर बन रहे हैं। धीरे धीरे वापस। अब दूसरी ओर से, बायां पांव, दायां हाथ। बहुत सुंदर गोयल जी, आप गोयल जी का प्रदर्शन बहुत ही सुंदर है, सराहनीय है।
रोकेंगे इसे। हर एक साधक को अपने शरीर को समझना है। रुकने का प्रयास करेंगे, घुटने से पैर को नहीं मुड़ने दें, पैर जितना उठे उतना ही उठाएं। धीरे धीरे वापस। अब श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ उठाएंगे। घुटने सीधे रखेंगे। अब जितना धीरे वापस आएंगे उतना लाभ पाएंगे। दोनों पैर मिले रहेंगे, हाथों में थोड़ा सा फासला रहेगा। धीरे धीरे दोनों को बराबर बराबर लाने का प्रयास करें और हल्के से एड़ियां अपनी आसन पर रख लेंगे। शव आसन में विश्राम। शरीर को ढीला कर लें। श्वास को जब आसन की स्थिति से विश्राम की स्थिति में आने लगे, पहले श्वास जैसी उखड़ी आती है उसको आने दें, लेकिन थोड़ी ही देर में आप उसको धीरे धीरे उसको गहरा और लंबा करना शुरू करें और जैसे ईश्वर की शरणागत होते चलें। आसन के साथ, श्वास के साथ साथ ईश्वर का स्मरण साथ रखें, क्योंकि इसमें ये क्रिया योग है। क्रिया योग में 3 बातों का तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान, तीनों का होना अनिवार्य है। ठीक है, उसमें अभ्यास का भी ये नियम है कि आप ईश्वर की शरणागत रहें। सारा 1 घंटा आप ईश्वर की शरणागत रहें। ये नहीं कि मुझे ध्यान में ही ईश्वर की शरणागत रहना है। आप जैसे ही योग की कक्षा में आए, आपका जैसे ही ओम की ध्वनि शुरू हो और अंत तक आप ईश्वर की शरणागत रहें। आप अपने शरीर को निहारते रहें, देखते रहें, ईश्वर को इसके अंदर ढूंढते रहें। इसी के अंदर उसका वास है, इसी के अंदर उसका निवास स्थान है। आप उससे मिलें, आपको तनाव नहीं रहेंगे, आप सकारात्मक जीवन जिएंगे। क्योंकि इम्यूनिटी दोस्तों, मैंने बताया था, शरीर की शारीरिक शक्ति का ही नाम नहीं है। इसमें हर तरह की, 4-5 तरह की शक्तियां मुझे चाहिए। मेरे पास शारीरिक शक्ति है, वो आपने आसनों से खूब उभारी। आसनों के अभ्यास से आपने उसको खूब ऊपर उठाया। आपके पास मानसिक शक्ति है, वो मानसिक शक्ति का विकास प्राणायाम और ईश्वर की शरणागत होकर आपने उसे शक्तिशाली बनाया। मेरी भावनात्मक शक्ति, अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल करना शुरू करो, क्योंकि मैं, और एक आध्यात्मिक, आपके पास सारी शक्तियां हैं। वो ये नहीं कि मुझे ध्यान में ही बैठ के आध्यात्मिक शक्ति को ऊपर उठाना है। आप हर आसन में ध्यान रखोगे ईश्वर का, उसकी शरणागत रहो, हर प्राणायाम में उसका ध्यान रखोगे। अभी एक 8 लक्षण हमारे वेद ग्रंथ बताते हैं। देहे सर्वत्र च उष्णस्य समता लाघवम सुखम। बड़ी सुंदर व्याख्या दी है उन्होंने। इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका देखो, ये नहीं है कि जिंक पियो या विटामिन सी खाओ, यही नहीं है। देहे, मेरी शरीर सदैव, उम्र कोई भी हो, उम्र का यहाँ कोई हिसाब नहीं है। देहे सर्वत्र च उष्णस्य, मेरे शरीर में हमेशा ऊर्जा और उष्मा दोनों चीजों का बराबर समता बनी रहे। लाघवम सुखम, मेरा शरीर कहीं से लदा ना हो, अननेसेसरी चर्बी जो है वो उसमें, मतलब मैं उतनी कंट्रोल करके चलूं, अपने खान पान को ढीला करके चलूं, ताकि मेरे शरीर के अंगों पर अननेसेसरी चर्बी का जमावड़ा ना बने। अक्षुत तीक्ष्णा, यानी कि मुझे समय पर तेजी से भूख लगे। मेरे हार्मोन तभी काम करते हैं
जब समय पर आपको भूख लगेगी, पेट में आपके स्टोमक के अंदर एक घर्लिन करके ना एक हार्मोन है, जो शरीर को ये बताता है कि जैसे ही कोशिकाओं की आवश्यकता होगी कि अभी उनको एनर्जी चाहिए, उसको फूड चाहिए, भोजन चाहिए, वो एकदम सूचनाएँ देंगी। वो सूचनाएँ जो उस हार्मोन को मिलेंगी तो वो एक गति से माइंड को वो देगा और आपको भोजन की आवश्यकता महसूस होगी। लेकिन यहाँ तो घर्लिन काम ही नहीं करता। गाढ़ निद्रा, नींद 2 काम करती है साथियों। नींद क्या काम करती है? जो कुपचन पैदा हुआ दिन के अंदर, जो पाचन पूरा नहीं हो पाया दिन के अंदर, जब आप सोओगे, पहले नींद में जब आप जाओगे, शरीर पहले नींद में पाचन को जो अपचा बचा हुआ है, उस भोजन को कहीं न कहीं वो करेगी, उसे पचाएगी या उसको वेस्ट में निकालेगी। और दूसरा काम है उसका, जो मरम्मत करनी है शरीर की, जो टूट-फूट हुई, जो एनर्जी कंज्यूम करी आपने, उसको पूरी करना। ये काम 2 नींद में हो रहे हैं। यानी आपकी इम्यूनिटी के अंदर ये 8 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी इम्यूनिटी बढ़ती है। आपकी नींद आनी चाहिए, गाढ़ निद्रा। 7 घंटे की नींद सोया करो, ज़रूरी है। "चै मन सो अपि प्रसन्नता", अब मन सदैव प्रसन्न रहे। अगर दुखी व्यथित मन होगा, तो दूसरे हार्मोन बॉडी में काम करने लगते हैं। जो हार्मोन अपनी रक्षा ही कर पाएँगे, यानी कि जो जो फाइट और फ्लाइट वाला मोड होता है, उसके अंदर मेरा तनाव जैसे ही बढ़ता है, मेरे अंदर कॉर्टिसोल टाइप के हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो कि शरीर को दुखी और व्यथित करते हैं। लेकिन वो आवश्यकताएँ हैं, आप उसको आराम से जितना पॉजिटिव सोचोगे, उतना शरीर प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा, शरीर प्रसन्न होगा। ये तो सब जानते ही हो आप। "शरीरे कर्म सामर्थ्यम अनालस्य च कर्मसु", शरीर में इतना सामर्थ्य हो कि मतलब मेरे जो भी कर्म मैं अपने निश्चित किए हैं, जिनको भी मैंने सोचा हुआ है, उन कर्मों को मतलब मैं बिना आलस्य के, बिना मतलब उससे संकोच किए पूरा कर दूँ। आपको खुशी मिलेगी, आपकी भावनाएँ ठीक होंगी। अभी पतंजलि ऋषि के योग दर्शन में एक श्लोक आता है, "क्लेश मद मूले", जब किसी भी काम के मूल में क्लेश हो, क्लेश क्या है? 5 क्लेश हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। अगर ये मूल में कोई भी काम करोगे, मूल में ये 5 क्लेश हैं, तो साथियों ठीक कैसे होगे? आपको तनावग्रस्त ही रहोगे। आप उनको भी हटाओ। उन क्लेशों को धीरे-धीरे अपने नापो, अपने तोलो और डेली उनको रिड्यूस करो, कम करो। खत्म नहीं होंगे। वो ऋषि जी कहते हैं ये तनु किए जा सकते हैं। इनको उदार नहीं होने देना, इनको उदाहरणम नहीं करना, मतलब ऊपर नहीं उभरने देना, इनको नीचे करना। वो माइंड से, सोच से, उनको नीचे प्रतिदिन करो। "स्वतः सवे दो गमय काले स्वास्थ्य लक्ष्यन्ति ही", आपका निश्चित समय पर, एक समय पर आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाए, बिना किसी सहारे के। ये लक्षण हैं 8 इम्यूनिटी को बढ़ाने के। कितने सुंदर लक्षण हैं। ये हमारी संस्कृति है। अब जरा दोनों पाँव मिला लें। दाईं ओर करवट लेके उठकर बैठ जाएँ। हँसी का कार्यक्रम हम अकेले-अकेले बैठे हैं, आज नहीं कर रहे, समय भी थोड़ा रह गया, मैं आपके प्रश्न उत्तर लूँगा। उसमें बातें भी करेंगे, ठीक है? अब प्राणायाम का देखो बहुत बड़ा महत्व है। फेफड़ों में अभी मतलब एक काम हुआ है, जितने भी जो लोग भी हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने मेडिसिन खाई है, स्टेरॉइड्स खाए हैं। उनको फाइब्रोसिस की एक समस्या आई है लंग्स के अंदर। फाइब्रोसिस क्या होता है दोस्तों? कि फेफड़ों में एक युद्ध चला है। वहाँ हमारी फेफड़ों की जब युद्ध चले हैं, तो मेरे मतलब फेफड़ों की कुछ कोशिकाओं को डैमेज हुआ है। वहाँ पर मतलब वायरस भी मतलब वो खत्म हुआ है और वहाँ पर मेरी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति के जो टाइप की कोशिकाएँ थी, वो भी खत्म हुई, डेब्रिस बन गई है वहाँ पे। अब जो इससे क्या हो गया है, वहाँ सूजन बन गई है।
ये मलेरिया वगैरह जो ये चीजें आती है ना, सॉरी, जो निमोनिया वगैरह की मतलब जो वायरस आते हैं, निमोनिया होता है उससे। इसके अंदर डॉक्टरों ने बताया कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती। अब जरा बात को समझ लोगे, एक ही तरीका है, आप श्वास को भरना सीखो। जो पोस्ट कोविड वाले बंदे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही रामबाण है। फाइब्रोसिस देखो, और अभ्यास चाहिए लगातार। आप श्वास को रोकने की क्षमता को बढ़ाओ। देखो 3 बातें हैं, श्वास का लेना, श्वास का निकालना, श्वास को लेकर रोकना, श्वास को निकाल कर रोकना, यानी रेचक, पूरक, कुंभक। तीनों बातों पर धीरे धीरे ध्यान करोगे। आप श्वास भरो, कोशिश करो कि आप उसे 30 सेकंड तक रोक लोगे। डॉक्टर लोग ये कहने लगे, क्योंकि फाइब्रोसिस यूं है, अगर इसके अंदर हवा भरी रही, इसके अंदर इस जो विलीज हैं इनके अंदर जो हवा भरी रही, तो ये इनके अंदर रक्त का संचरण तो यहाँ नहीं होता, लेकिन मतलब यहाँ पर इनका मतलब इनकी सुदृढ़ बन जाते हैं ये, और धीरे धीरे यूं काम करने लग जाते हैं, ये क्षमता बढ़ जाती है। श्वास भरकर रोकने का अभ्यास किया करो, श्वास निकाल कर रोकने का अभ्यास किया करो। दोनों बातों पर बराबर ध्यान रखो, अभ्यास करो आप। अगर आप पहले, मान लिया आपने पहले श्वास भरा, 15 सेकंड श्वास भरा और 15 सेकंड श्वास रोका, इसको आप आधे मिनट तक ले आओ। अभ्यास से लाना है, ये नहीं मैं एक दिन में ले आऊं, जबरदस्ती नहीं करनी हो। क्योंकि फाइब्रोसिस ठीक करने में अगर आपको 6 महीने का भी समय लगेगा, तो भी मतलब आपके लिए एक स्वस्थ जीवन जीने की एक शरीर में एक परंपरा बनेगी, और उसमें ये बहुत बड़ा सहभागी है, बहुत बड़ा। इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं। हाथों को जैसे मैंने बताया था, ऊपर स्ट्रेच करना, मांसपेशियों को खींचना ताकि ये लचीली रहें। मेरे फेफड़ों के मध्य की मांसपेशियां, मेरे फेफड़ों के बीच की स्टेनम की मांसपेशियां, मेरे डायाफ्राम की मांसपेशियां, ये मांसपेशियां हैं यहाँ पर, ये जितनी लचीली रहेंगी, फेफड़े को फैलने की शक्ति मिलेगी, और उसके साथ ये जो है ये रामबाण का काम करेगा। आप क्या करो, अब समय बहुत हो गया है, डाइट भी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। मैंने आपको मानसिक जितना पॉजिटिव बनोगे, जितना पॉजिटिविटी, ये नहीं है कि मैं अपनी हॉबीज को, देखो हमारी जो अटैचमेंट है वो मुझे मतलब पॉजिटिव नहीं होने देती। आपको पॉजिटिव होने के लिए दूसरों की भलाई के जितने काम करोगे, उतना आप खुद मानसिक रूप से पॉजिटिव हो जाओगे। ये मत सोचा करो कि मुझे क्या है। अगर आपने एक योगासन भी करा दोगे ना प्रतिदिन, आप सब तक देखोगे कि आपको कितनी खुशी मिली। देखो खुद अनुभव करके, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बहुत लाभकारी हैं ये बातें। निस्वार्थ भाव से थोड़ा काम करना सीखना शुरू करो। आप पड़ोस में किसी के कोई अच्छा काम कर लो, जरूर करो, योग मंजरी बांट दो, आपको खुशी मिलेगी। इकट्ठा बहुत कर लिया ना, अब जरा ये खुशी भी बिटोरो। आपकी इम्यूनिटी उतनी ही शक्तिशाली बनेगी, खुशी उतनी ही मल्टीप्लाई होगी। आपके जो हार्मोन्स हैं, बॉडी के जो सिक्रीशंस हैं, जो बॉडी में जो स्राव हैं, वो मतलब एकदम ऐसी केमिस्ट्री पैदा करेंगे, आप सारा दिन हंसते ही रहोगे, आपको खुशी खुशी मिलेगी। आजकल जो घर बैठे हैं, हल्का खाना खाएं। मैं तो ये कहता हूँ 2 बार खाना खाओ, अनाज जरूर खाओ, एक बार सवेरे, एक बार शाम। और अनाज का मतलब है घर का बना आटा। आजकल सबसे अच्छा आटा है गेहूं के साथ जो चना मिला हुआ और जौ मिला हुआ, इन गर्मियों में। सर्दियों में जो मिलेट्स हैं वो सबसे अच्छा आटा होता है, यानी बाजरा, ज्वार, मकई आदि। आजकल ये सबसे अच्छा, आजकल बहुत तरह के आटे आते हैं, लेकिन आप अपना सिंपल रखो, उसे संपूर्ण उसके अंदर कंटेंट रखो। सवेरे शाम
खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ या रोटी सब्जी खाओ। अनाज 2 बार जरूर खाओ। ब्रेड को ये मत लगाओ, कभी तफरी मारने के लिए आपने ले लिया, दूसरी बात है। जितनी भी बेकरी की चीजें हैं वो डेड फूड है। आप रस को चाहे 1 साल रखना, रस का कुछ नहीं बिगड़ा मिलेगा, क्योंकि वो डेड फूड है। रोटी को रख के देखो, आप समझोगे। दोपहर को सब तरह के फ्रूट खाओ, खाली पेट फ्रूट मत खाओ, क्योंकि फ्रूट भी बहुत ही प्रकृति ने बहुत ही अनोखी तरीके से तैयार किया हुआ है। आप जिनको वायु ज्यादा बनती है, पित्त ज्यादा बनता है और उम्र ज्यादा है, छोटे बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, वो डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर रहे, फलों की मात्रा बढ़ा लें, पानी जरूर पिएंगे। सुबह उठते ही 2 गिलास, 4 गिलास दोपहर तक और 4 गिलास शाम का खाना खाने तक। जिनको कॉन्स्टिपेशन आदि की शिकायत रहती है वो रात को जल्दी जरूर खाएं। जूस सब तरह के मना कर दिए हैं डॉक्टरों ने, सारे सिर्फ ग्लूकोज सिवा और कुछ नहीं है। यानी कि जिस शुगर से मैं बचना चाहता हूं वो शुगर के जन्मदाता है। आप फल खाओ सारे, लेकिन वो फल खाओ जो मौसम लेके आया है। आज सेब मौसम नहीं लेके आया हुआ, कोल्ड स्टोरेज से आया है। आप तरबूज खाओ, आप खरबूज खाओ, या जो मौसम, लीची आई है खाओ, अभी आम आ गए हैं, आप आम लो। जो मौसम लेके आया वो फल और सब्जियां खाओ। इस तरह से अपना दिनचर्या को आप सुंदर और व्यवस्थित करो। योगासन, योगाभ्यास नित्य प्रति करो और पूरा अष्टांग योग करो। ये नहीं कि मतलब मैं सिर्फ ध्यान के लिए योग कर, नहीं, ऐसे ध्यान नहीं लगते दोस्तों। बैठने से ध्यान नहीं लगते। ध्यान की मतलब कितनी ही पद्धतियां बनी हुई हैं। भारतीय योग संस्थान की जो सिंपल और सुंदर श्रेष्ठतम पद्धति है आपको मिल जाएगी उसके अंदर। प्रतिदिन जो आपका अभ्यास कराया जाता है, इसको आप अपने घर जाकर इसका अभ्यास करो, आपको पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी। बस आज का समय इतना ही हुआ। आज इससे रिलेटेड कोई बात ना समझ में आई हो, कोई प्रश्न हो, तो कटोदिया जी आप मतलब उनको अनम्यूट करके उनके प्रश्न पूछते रहें और मैं उनका प्रयास करूंगा उनको समझाने का, बताने का। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चंस मेरे मेरे पास आए हैं, उनमें से जो हाँ कॉमन है मैं आपसे आपके सामने रख रहा हूँ सर। हाँ, जो पर्सनल प्रश्न हो आप बता देना, क्योंकि मैं प्रतिदिन अवेलेबल हूँ। हाँ और जी। वो प्रश्न मतलब 11 बजे से 2 बजे के बीच में जो व्यक्तिगत हैं वो समस्याएं उस पे आ जाएं, जो इससे रिलेटेड समस्याएं हैं जो सबको कॉमन है वो आप जरूर शेयर करें। हाँ हाँ जी। बताइए। हाँ जी सर। जैसे कोरोना के पश्चात कमजोरी से बचने के लिए खान पान और दिनचर्या सर कैसी होनी चाहिए? मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा मतलब देखो, एक पूरी जितना दवाओं से पहले तो धीरे धीरे पीछा छूटो, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। जो मतलब ये उनकी बात कर रहे हो शायद, जो मतलब कोरोना कोरोना से ठीक जिन्होंने हो। झेल लिया, हाँ जी सर। जिन्होंने झेल लिया कोरोना, उनकी बात कर रहे हो ना आप। हाँ जी सर, उनकी बात कर। आप सबसे पहले तो दवाइयों का, चाहे वो कैसी भी प्रकार की दवाइयां हैं, उनको आप धीरे धीरे बंद करो। आप थोड़ी मात्रा में, जो 2 बार अनाज खाओ, जैसे खिचड़ी खाओ, खिचड़ी के अंदर आप या दलिया खाओ, उसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना डाल लिया करो, 1 चम्मच आंवला डाल लिया, 1 आंवला डाल लिया करो हरे वाला, और 1 चम्मच अलसी डाल लिया करो। इन चीजों को आप धीरे मतलब जब वो बन रहा है ना खिचड़ी या दलिया, उसमें डाल दो, उस टाइम पे उबलने दो उसके साथ। कूटनी पीटनी नहीं है ये। और आपको ये बहुत ही मतलब एक पौष्टिक तत्व, उसमें कोई सब्जियां काटनी है तो मौसम की सब्जियां भी काट लो, थोड़ी सी दही के साथ आप सवेरे खाओ उसको। शाम को आप अपनी रोटी सब्जी खाओ। दोपहर को आप अनिवार्य रूप से फ्रूट खाओगे, जो भी फ्रूट है। और थोड़ा सा मतलब सोच को पॉजिटिव करो। नेगेटिव सोच वास्तव में बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करती है। ये मत सोचो, चिंताएं मत पैदा करो अपने अंदर कि मेरी कमाई का क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक होगे सब ठीक हो जाएगा।
ठीक है, या मेरे अंदर मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं। आप 100% ठीक होगे। आप अनिवार्य रूप से जितने आसन कर सकते हो उतने कक्षा में जाकर, कक्षाओं के साथ मिलकर अपने शरीर की स्थिति के अनुसार अपने आसन करो, कुछ प्राणायाम करो और समय दो, क्योंकि हीलिंग नीड्स टाइम। जितने पॉजिटिव बनोगे नींद अच्छी आएगी, जितना हल्का खाओगे पाचन ठीक हो जाएगा, निष्कासन ठीक हो जाएगा, आपको हेल्थ मिलेगी। ठीक है जी। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। हम्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर, अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्राणायाम कैसे मदद करता है सर? मैंने बताया है अभी तो ये प्राणायाम। देखो ना, तस्मिन सती श्वास पर श्वास गति विच्छेद प्राणायाम। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि जब मेरे पास तस्मिन सती यानी मैं उस आसन के कर लेने के पश्चात प्राणायाम का अधिकारी बनता हूं। तस्मिन सती यानी उस आसन के पश्चात श्वास प्रति श्वास गति विच्छेद प्राणायाम। जब मैं श्वास और प्रति श्वास की मतलब लेने और छोड़ने की गति का विच्छेद करने की ताकत अपने अंदर ले आता हूं, जब तक मेरे अंदर शरीर लचीला नहीं बनेगा, मैंने आसन नहीं करे तो प्राणायाम नहीं है। मैंने एक नाक से श्वास लूं या दो नाक से, मैं बराबर हूं। जैसा ऋषि मुनि ने हमें शिक्षा दी है उसका पालन करो। आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति जितनी, क्योंकि हम देखो प्राण की जो शक्ति है वो मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है। वो जब तक मेरे पास है, मैं जब तक इस सृष्टि में हूँ, जिस दिन वो खत्म हो जाएगी मैं भी फिर समाप्त हो जाऊंगा। मैं प्राणी हूँ। उस ताकत में और उसमें जो ताकत है वो ऑक्सीजन है। मेरी सब कोशिकाओं को उसकी जरूरत है, मेरे सब अंगों को उसकी जरूरत है। और वो मैं श्वास के माध्यम से फेफड़ों में उसको, यहाँ जो सिस्टम है मेरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो मेरा, वो मैं अपने ब्लड में उसको संजोता हूं प्रतिदिन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरे अंदर, जो जिसका मुझे निष्कास करना है अंगों से, कोशिकाओं से, जब मैं श्वास को बाहर निकालता हूं तब मतलब मैं उसका निष्कास करता हूं। अभी साइंस ये बात कहने लगी है कि जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनकी श्वास लेने की कैपेसिटी आम आदमी की, आम जो तनाव रहित, तनाव से मुक्त है, उस आदमी सिर्फ आधा लीटर श्वास लेता है। और ये जो प्राणायाम के तो अभ्यासी हैं वो 4.5 लीटर प्राणायाम लेते हैं। अब ऑक्सीजन की कॉस्ट आप निकाल लो कितनी थी, आप मुफ्त में ले रहे हो उतनी। चलो आप नेक्स्ट बताओ। हाँ जी सर, ओम की ध्वनि है जो वो कोरोना को ठीक करने के लिए सर कैसे सहायक है सर? कोरोना को ठीक करने के लिए तो नहीं है, लेकिन शरीर में एक पॉजिटिविटी देती है, मेरी मानसिक शक्तियों को ऊपर उभारती है। जैसे ओम, जब ये माँ की शक्ति चलने लगी, आपकी मतलब जो है ना, जो जितनी भी कैरोटिड की ये जो ग्लैंड्स हैं ये मतलब एक्टिवेट होती हैं, माइंड के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होता है, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी शक्ति का संचार होता है। ओम की ताकत तो मतलब बहुत बड़ी है। वो कोरोना से लड़ने के लिए तो मतलब कोरोना तो बहुत छोटी सी चीज है उसके आगे। हाँ जी, धन्यवाद जी। उसका अभ्यास करो आप, आपके अंदर सबता है, देखो अनुभव करके कि कितनी ताकत आ रही है आप में, एक आनंद आता है। हाँ जी, जो कोरोना को तो डिफीट करने में आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति तो बढ़ेगी ना, आनंद से ही बढ़ेगी। हाँ जी हाँ जी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो बच्चों को उनके लिए बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? ऐसा बता रहे हैं, अभी आएगी, ये सरकारें करेंगी और वो कर रही हैं। आप अपने लेवल पे बच्चों को, मैंने जैसे बताया, बाजार की चीजों को खिलाना बंद करो। अगर उनको हेल्दी देखना चाहते हो, उनको अनाज खाना सिखाओ। बहुत बड़ी ताकत है अनाज के अंदर, और मोटे अनाज। आपका जो फास्ट फूड है उनके पेट साफ होने लगेंगे, उनके ये जो मतलब टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स वगैरह हैं ये सारे ठीक होने लग जाते हैं। पानी पीने की मात्रा बढ़ाओ, सोने उठने के समय को निश्चित करो, और बच्चों को कभी भी इस बात से मत डराओ कि मतलब बहुत भयंकर वो आ रही है। आप उसे प्राणायाम सिखाओ, आप उसे आसन सिखाओ, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाओ आप, ना कि उसमें डर पैदा करो, उसे भयभीत मत करो, उसको निश्चिंत रहने दो।
और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। ठीक है, जैसी आएगी देखेंगे। हाँ जी सर। बाकी दो वेव झेल ली ना हमने, इसको भी झेलेंगे। अगर आई तो, नहीं आई तो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से तैयार हो जाओ। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। आगे सर, जैसे आपने आटे में कुछ चने और ज्वार जौन ऐड करना है, उसमें क्या मात्रा होनी चाहिए सर उसकी? कितना? देखो, मैं तो अपने आटे में भाई 10 किलो में 1 किलो चना डालता हूँ। जौ का आटा हम अलग रखते हैं। मेरी वाइफ को जितनी आवश्यकता होती है वो उतनी ही मिला लेती है। दोनों आटे हम वो रखते हैं। चना, अब हमने चना भी अलग रखना शुरू कर दिया, जैसे उसकी हमारी इच्छा होती है। अगर हमें मेसी रोटी ज्यादा अच्छी खानी है तो उस दिन ज्यादा मात्रा कर लेते हैं। लेकिन ये चना इन गर्मियों के अंदर देखो बहुत अच्छा प्रोटीन भी है और बहुत बढ़िया है। आप जरूर उसकी मात्रा को बढ़ाकर खाएं। अच्छा, एक पौष्टिक प्रोटीन है, आयरन रिच है। इसकी पौष्टिकता औरों से, फाइबर बहुत सुंदर है इसका, पेट साफ करने के भी काम आता है और गर्मी के अंदर लू से लड़ने की ताकत भी ये रखता है। जौ ठंडा होता है, बढ़िया है इस मौसम के अंदर। ठीक है, वो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको ट्रिगर करता है जौ, लेकिन इस मौसम में, अगले मौसम सर्दियों में नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर। जो मेरे पास कॉमन क्वेश्चन आए थे वो मैंने शेयर करें आपके साथ। बाकी बहुत अभी सारे समय है, आप जो पूछना चाहें पूछ लें। हाँ जी। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन ये था जी कि वेरिकोन वेन्स को ठीक करने के लिए ये रिलेटेड नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, वही है। मैंने वो बता दिया था आपको कि जो अनरिलेटेड क्वेश्चंस हैं दूसरों के लिए वो समय का वेस्टेज होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो हम नहीं लेंगे। वो आप 11 बजे से 2 बजे के मध्य, मतलब आपके यहाँ से बहुत ज्यादा कॉल आती है आपके एरिया से। हाँ जी, वो उनको बता देना टाइम। मैं राठी जी का नंबर शेयर कर दूंगा। आजकल फोन पे अपना बता रहे हैं, तो 11 बजे से 2 समय बजे जरूर बता देना। हाँ, हाँ 11 जी, से हाँ, 2। 11 से 2। किसी का कोई आदमी कटोरिया जी, बीच में थोड़ा एक बार मैं एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कुछ हमारे साधक पूछ रहे हैं कि अमृत पेय और अर्जुन छाल को बनाने की और उसको सेवन करने की सही विधि क्या है, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। ये योग मजरी में लिखा था हमने सारा। आप जो अमृत पेय है उसका 1 चम्मच, उसमें 2 कप बन सकते हैं आपके। उसे अच्छा उबाल लें, तकरीबन, मतलब जैसे 2 कप पानी डाला तो वो 1.5 कप रह जाए, 2 कप का 1.5 कप हो जाए, इतना मतलब उसको तकरीबन उबालना चाहिए। यानी 1 गिलास का पौना गिलास कर लो। उसमें दूध, जो आपने जितना टेस्ट की मीठा डालना है वो मीठा डाल लो। और अगर जैसे मान लिया हार्ट के पेशेंट हैं आप, वैसे तो उसके अंदर अर्जुन छाल पहले ही डली हुई है, लेकिन अगर जो हार्ट के पेशेंट हैं जिनको थोड़ी सी और मतलब अर्जुन छाल की आवश्यकता है, तो वो उसके अंदर एक पाउडर, जैसे एक हमारी एक पाउडर जो तकरीबन 200 ग्राम का होता है वो मतलब आता है, तो उसमें अर्जुन छाल का भी एक पाउडर ना, एक पैकेट और मिला लें। उसको, उस 1 चम्मच को सवेरे पिएं। जो ज्यादा उसको जो टेस्ट भाता है वो शाम को भी पी लें इसी तरह से बना के। दूध डाल सकते हैं आप, लेकिन उसे उबालें ताकि उसका अर्क निकल जाए। ठीक है सर, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, बोलिए ना। हाँ जी सर, ये ओम की जब हम ध्वनि करते हैं तो इसमें आ ओ म बोल के करते हैं क्या, या ओम करके बोलते हैं? वैसे तो तीनों ही शब्द आते हैं, लेकिन अधिकतर क्या मैंने देखा है 2 शब्दों पे ही है, ओम 2 पे ही है। ओ को कम मात्रा में करो और माँ को धीरे धीरे लंबा करो। शुरू में प्रारंभ में जो नए साधक हैं पहले वो ओ को लंबा करते हैं और माँ को हल्का रखते हैं, क्योंकि श्वास रोककर, माँ में श्वास रुक जाता है, अंदर अंदर मतलब क्रिया चलती रहती है। उसको जितना लाउड करोगे वो ज्यादा मतलब उसको बेनिफिशियल रहेगी। तो 2 ही शब्दों में हम ज्यादा कराते हैं, ओ और माँ। ये एक प्रश्न भी है। क्या कोई कॉमन प्रश्न हो कोरोना के बारे में? हाँ जी, कोरोना के बारे में जी। लास्ट टाइम पे बिटिया को कोविड हुआ था फर्स्ट लहर में, उसका डी डाइमर अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा।
और वो डी डाइमर दवाइयों से ही कंट्रोल होता है, और दवाइयाँ छोड़ते ही वो 500 से 3500 4000 तक आ जाता है। इसका कोई उपाय? देखो, मैंने कल इन्होंने भी पूछा था ये प्रश्न। ये बहुत ही मतलब एक व्यक्तिगत प्रश्न है वैसे तो, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है मेरा लीवर। अब आपको उस लीवर की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ये जो मैंने डाइट का आपको खाने का जो तरीका बताया ना, इस खाने के तरीके को और उसके हल्के-हल्के योगाभ्यास कराने के तरीकों को आप मतलब जैसे श्वास को रोकना, श्वास को बढ़ाना, मतलब ये आप करेंगे। क्योंकि डी डाइमर का बॉडी जो है वो ऐसा प्रोटीन मतलब जो है वो लीवर स्वतः तैयार करता है, वो उसकी स्थिति के अनुसार करता है। उसमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसका और कोई तरीका है नहीं अभी, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप चलिए, लेकिन अगर वो योगाभ्यास जितनी भी उसके जैसी भी शरीर की स्थिति है लड़की की, आप उसे ज़रूर योगाभ्यास करवाओ और उसके खाने को हल्का करो। उसको मतलब आप जो है ना उसके खासकर जो मीठी चीज़ें हैं, उनको जितना रिड्यूस करोगे, क्योंकि डी डाइमर जो मतलब जो प्रोटीन लीवर बनाता है, वो मतलब ग्लाइकोजन की मदद से बनाता है। वो मतलब आपके पैंक्रियाज़, छोटी आँत और मतलब लीवर, तीनों का एक सामूहिक प्रयास है। आप उसको जितना भी मतलब मीठे से दूर रखोगे, ग्लूकोज़ टाइप की चीज़ों से, उतना मेरे ख्याल में उसके लिए हेल्दी रहेगा। उसे आप ग्रीन टी 2 बार ज़रूर पिलाओ, उसमें सवेरे में जैसे अदरक डाल दिया, उसके अंदर छोटी ना ये तुलसी के पत्ते डाल दिए, बिना मीठे की चाय दो, शाम को फिर ऐसे ही शाम वाली में आप उसको ये जो लौंग है, लौंग डाल सकते हो, ताकि उसकी इम्यूनिटी धीरे-धीरे मतलब कार्य करने लगे। लेकिन डॉक्टर की सलाह से आप ज़्यादा इसका वो लो। ठीक है? राठी जी, एक प्रश्न था। बोलिए। राठी जी, बोलिए ना हाँ साहब। सर, ऐसा था, मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि जो ये योग है, ये किस उम्र से शुरू करना चाहिए? बच्चे मतलब जैसे वो है 4-5 साल का बच्चा है या उससे छोटा है, तो क्या वो योग में शामिल हो सकता है या नहीं? नहीं, हम तो देखो 10 साल से ऊपर शुरू कराते हैं। अच्छा, बस मैं ये मालूम करना चाह रहा था क्योंकि चलो मतलब घर ठीक है, में और बच्चा किसी है। का कोई प्रश्न हो? धन्यवाद। इसमें जो है अपने सूर्य की रोशनी का क्या महत्व है, उसमें कितना इसका योगदान होता है, सूर्य सनबाथ का? आप योग करें निरोग की पुस्तक पढ़ना, उसमें मैंने एक सूर्य चक्र, सारी सृष्टि इस चक्र के साथ बंधी है। ये जब सूर्य निकलता है, मेरा शरीर की कोई भी प्रकृति हो, मेरा शरीर पित्त प्रधान हो जाता है। जब सूर्य मध्य में आता है, मेरा शरीर कफ प्रधान हो जाता है। जब सूर्य अस्त होने को होता है, तो मेरा शरीर निष्कासन के अंग सक्रिय होने लगते हैं, तो मेरा शरीर वात प्रधान होता चलता है। तो जो वात पित्त कफ के दोष हैं, उसका संतुलन सूर्य की गति के साथ, विटामिन डी के साथ बंधा हुआ है। शरीर को ऊष्मा देना, आप शरीर को एक पॉजिटिव मूड में रखना। अगर 4 दिन सूर्य नहीं निकलता तो आप डिप्रेस हो जाते हो। तो सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है, जितने गुण गाएं उतने हम छोटे ही नजर आएंगे। वो एक तत्व है जो मेरे शरीर के अंदर निहित है, उससे मैं बंधा हूँ। वो दिनचर्या चक्र है जिसके साथ हमारा शरीर बंधा है। मेरी नींद का आना, मेरा सुबह उठना, मेरा पचना, मेरा निष्कासन होना, सब सूर्य की गति से बंधा हुआ है। ठीक है? बाकी उसमें पढ़ लेना आप। हाँ जी, और ठीक है? किसी का प्रश्न हो कोई? प्रार्थना शांति पाठ कराओ, 8 बज गए आपके। हाँ जी, हाँ जी। और प्रश्न हो तो ले सकते हो आप, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, अच्छा, चलो। ठीक है? बहुत-बहुत हाँ जी, हाँ जी। चलो। बहुत-बहुत धन्यवाद राठी जी का। बिल्कुल गागर में सागर भर दिया। थोड़े से समय में बहुत कुछ नॉलेज दी। बताया कि कोरोना कैसे शुरू हुआ और उसका क्या-क्या निदान है, कैसे हम आसनों से, कैसे हम प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। एक बार फिर पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद राठी जी का। अब मैं जगनानी जी हमारे मध्य में हैं, जो हर्षविहार जिला के मंत्री हैं। 2 शब्द कुछ कहेंगे जगनानी जी। जगनानी जी को नमस्कार, बहुत दिन हो गए उनकी शक्ल देखे ही। हाँ जी। ऐसा जी, जितना आज सूक्ष्म विस्तार से राठी जी ने समझाया,
अगर अपन उसमें चलते रहेंगे तो किसी भी सूरत में ये जो कोविड की महामारी आई हुई है अपने पास फटकेगी नहीं। तो सबसे बड़ा जो बता रखा है कि योग साधना निरंतर करते जाएं, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। और जो भोजन पर ध्यान देने के लिए बोला राठी जी ने, उस पर जरूर ध्यान देंगे, तभी पूरा फायदा होगा। और बाकी तो जितना राठी जी ने बता दिया है, ये एक इसके आगे कुछ बोलना कोई समझदारी नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और अब अंत में पुनः मैं राठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और बहुत बहुत हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इतनी सुंदर प्रवचन, इतना सुंदर व्याख्या शायद ही हमको सुनने में मिलती है। इसलिए इनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जगनानी जी। नमस्कार। हमारे जोन के सरस्वती विहार जोन के प्रधान ब्रिजमन पुरी जी, जिनके नमस्कार राठी जी, नमस्कार। नमस्कार पुरी साहब, नमस्कार। आज हमारा परम सौभाग्य है कि श्री वेद प्रकाश राठी जी ने सरस्वती विहार क्षेत्र द्वारा आयोजित कोरोना जागरूकता शिविर के अंतिम दिन हमारा मार्गदर्शन किया तथा कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। श्री राठी जी भारतीय योग संस्थान की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं तथा संस्थान के योग चिकित्सक हैं। आप हर बीमारी का इलाज यौगिक पद्धति से करने में निपुण हैं। 11 से 2 बजे तक आपसे फोन पर कंसल्ट किया जा सकता है। आज के इस मार्गदर्शन के लिए सरस्वती विहार क्षेत्र आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। धन्यवाद पुरी साहब। ये सरस्वती क्षेत्र जो है ना, मैंने इसको शुरू किया था तो यहाँ विशेष लगाव है सरस्वती विहार से मेरा। मैं आपको याद है रानी बाग से आते थे, मतलब मैं ये क्लासें खोलने के लिए। बिल्कुल सर। चलो, आप सबका भी बहुत बहुत इतने सहयोग का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। प्रार्थना शांति पाठ हमारे ब्रिज साधिका मंजू गाबा जी। ओम ध्वनि तत्पश्चात प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षध्वं शान्ति
पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और इस सुषमा को मुखमंडल पर बाह्य अंगों पर धारण करें। आप सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। एक महत्वपूर्ण सूचना, आज कैंप का लास्ट डे है। इसके बाद आपको लिंक भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, जो रेगुलर हमारी क्लास चलती है उसका लिंक है। उसका समय 6:15 से 7:30 बजे तक। आप कृपया 5 दिन का ना छोड़ के हमेशा के लिए भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़े रहें। तो वो लिंक आप देख लें और कल से फिर 6:15 बजे से आप फिर रेगुलर क्लास शुरू करें। उसमें आपको यही चीजें, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कराया जाता है और बातें भी बताई जाएंगी। एक बार पुनः मैं राठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब यहीं से हम कक्षा को समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। एंड कर दे सर मीटिंग का। हाँ जी, मीटिंग का एंड कर दीजिए।